वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का है और जो फॉरेस्टर का है वो एग्ज़ाम आ चुका है। 6 नवंबर को एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो हम उसके लिए क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मैंने बीच बीच में से वो टॉपिक उठाए जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। और उन टॉपिकों को क्विक रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ के साथ वीडियो को देखें ताकि आपके जो क्विक रिवीजन है जल्दी से जो रिवीजन है वो हो जाए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका भी आपको रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह। तो विक्रमादित्य सिंह कौन थे? तो विक्रमादित्य सिंह वे राणा सांगा के पुत्र थे। कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसने किया था? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। चित्तौड़गढ़ किला दूसरा साका उनके शासनकाल में होता है। तो पहला साका कब होता है? तो पहला साका हम देखेंगे रतन सिंह के काल में होता है। तो चित्तौड़गढ़ किला दूसरा साका विक्रमादित्य सिंह के काल में होता है। रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया। केसरिया वो करते हैं कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया। जो ये सुल्तान वगैरह होते थे ये क्या करते थे? ये आदमियों पुरुषों को तो मार देते थे और रानियों के साथ बदसलूकी करते थे। इस वजह से जो रानियां थी वो जोहर कर लेती थी अपने आत्मसम्मान और इज्जत को बचाने के लिए। उदय सिंह राणा सांगा के ही पुत्र थे। उनका 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दरबार में 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक किया गया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में मेवाड़ पर हमला किया था। उदय सिंह मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अफगान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह पहले शासक मेवाड़ के पहले शासक कौन थे जिन्होंने अफगानों की स्वतंत्रता अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ किला तीसरा साका उनके शासनकाल में होता है। जो चित्तौड़गढ़ किला का जो तीसरा साका है वो उदय सिंह के शासनकाल में होता है। पहला रतन सिंह के काल में, दूसरा विक्रमादित्य जो भी अपन ने पढ़ा, और तीसरा उदय सिंह के काल में होता है। जयमल और फत्ता राठौड़ के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया और फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं राणा प्रताप। वह उदय सिंह के पुत्र थे जिनके शासनकाल के अंदर तीसरा शाखा होता है। उन्हें कीका के नाम से जाना जाता था क्योंकि बचपन के अंदर छोटे बच्चों को कीका के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1576 में मान सिंह के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और मान सिंह किसकी तरफ से थे? तो मुगल सम्राट अकबर की तरफ से थे। उन्होंने चावंड को आपातकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने झगड़े में गुरिल्ला युद्ध पद्धति इस्तेमाल की थी। जो युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति इस्तेमाल की थी। रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन? रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा किसके काल में होता है? रतन सिंह के काल में होता है और 1301 के अंदर होता है। और इनका शासनकाल भी 1301 से 1303 तक चलता है। तो 1303 के अंदर प्रथम शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का। रतन सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। तो पद्मावत की रचना कौन करता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ के थे? ये जयपुर के शासक थे। मान सिंह के ये प्रथम पुत्र थे। उन्होंने 3 मुगल राजाओं, कौन कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह जयपुर का वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल राजाओं की सेवा की थी? तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी। ऑप्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल वो जयपुर का शासक है जिन्होंने निम्न में से मुगल राजाओं की निम्न में से जो भी मुगल राजा है उनकी सेवा नहीं की। तो 3 तो नाम कौन कौन से होंगे? 3 नाम तो होंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब होंगे, और चौथा और कोई भी नाम आ सकता है। तो वो आपको सही करना है। गांधार अभियान के दौरान शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो शाहजहां थे, उन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसको? जयसिंह को। उनका पहला अभियान 1623 ईस्वी में अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ था। धर्मत के युद्ध में जो कि 1658 में धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था, औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों का साथ दिया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो दारा सिकों का साथ दिया था। 1665 ईस्वी में उन्होंने शिवाजी के साथ एक संधि हस्ताक्षर की थी जिसे पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है। किसके साथ? शिवाजी के साथ। विदेशी मनुची ने इस नेत्र संधि का वर्णन भी किया है। किसने किया था? मनुची ने। फिर नेक्स्ट कौन है अपने? जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1835 से 1880 के दौरान ब्लू पोट्री का इन्होंने विकास किया था। उन्होंने यहाँ से कुछ स्थानीय कलाकारों को दिल्ली भेजा ताकि वे इस कला को जान सकें। तो ब्लू पोट्री को जयपुर में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा सवाई राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय को।
ब्लू पोएट्री को हिंदी में नील मध्वांड कहते हैं। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? नील मध्वांड। इसमें पारंपरिक हरे और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर की ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन थे जिन्होंने जयपुर की ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो वो थे कृपाल सिंह शेखावत। इसके लिए उन्हें 1974 में पद्मश्री और 1980 में कलाविद की उपाधि से नवाजा गया। किसे? कृपाल सिंह शेखावत को। 2002 में भारत सरकार ने उन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया और 1922 में जन्मे कृपाल सिंह शेखावत का 15 फरवरी 2008 को निधन हो गया। तो ये प्रमुख राजा थे जिनके काल में कौन कौन से साके होते हैं और मुगल शासकों की सेवा की मिर्जा राजा जयसिंह ने, वो हमने देखा। और ब्लू पोएट्री राजस्थान जयपुर के अंदर कौन लाया? तो वो भी हमने देखी। नेक्स्ट है राणा हमीर। तो राणा हमीर सिसोदिया वंश से संबंधित थे। वह अजय सिंह के पुत्र थे। राणा हमीर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली की लड़ाई लड़ी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राणा हमीर वे राजा थे मेवाड़ के जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली की लड़ाई लड़ी थी। उन्हें मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में उन्हें विषम घाटी पंचानन के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन मेवाड़ का वह शासक कौन है जिसे विषम घाटी पंचानन के रूप में जाना जाता है? तो वो राणा हमीर सिसोदिया है। वीर की उपाधि उन्हें कुंभा के गीत गोविंद और रसिक प्रिया में दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्र सिंह। ये क्षेत्र सिंह नहीं है, क्षेत्र सिंह है। राणा हमीर के पुत्र थे। उन्होंने मालवा के दिलावर खान गोरी को हराया और मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू किया। मेवाड़ और मालवा संघर्ष शुरू किया। राणा लाखा, तो ये भी राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। उनके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण बिच्छू बंजारे, ये बिच्छू नहीं है बिच्छू है, बिच्छू बंजारे ने किया। जोटिंग भट्ट और धनवेश्वर भट्ट संस्कृत के विद्वान थे जो उनके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? राणा लाखा के दरबार में। राणा लाखा ने बदनौर में गयासुद्दीन द्वितीय को हराया और तीर्थ कर को समाप्त किया जिसे हिंदू जनता से लिया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का शासक था, उसको किसने हराया? राणा लाखा ने हराया और उन जो हिंदू जनता से तीर्थ कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है राणा कुंभा। तो इनको कौन नहीं जानता? राणा कुंभा को सभी जानते हैं। वह महाराणा मोकल के पुत्र थे। उन्होंने मालवा की जीत के अवसर पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण कौन करता है? तो महाराणा कुंभा करते हैं। उन्होंने 1457 ईस्वी में भीलवाड़ा के बदनौर में कुशाल माता मंदिर का भी निर्माण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा के बदनौर में कुशाल माता मंदिर का निर्माण कौन करता है? तो राणा कुंभा के द्वारा 1457 के अंदर करवाया जाता है। कुंभलगढ़, बसंतपुर, अचलगढ़, बैराट, भोमट आदि किलों का निर्माण भी राणा कुंभा द्वारा कराया जाता है। कहा जाता है कि इनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 32 किले बनवाए। कितने? 32। नेक्स्ट है सवाई राम सिंह द्वितीय। तो सवाई राम सिंह द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो ये थे हमारे जयपुर के शासक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में पूरे दिल से अंग्रेजों की सेवा की थी। किसने किसकी सेवा की थी 1857 क्रांति में? अंग्रेजों की। मतलब बेसिकली अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली की जागीर और सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह जयपुर के वह कौन से शासक थे जिन्होंने 1857 में क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था, उसके बदले में उनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर दी? तो वो थे सवाई राम सिंह द्वितीय। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना भी सवाई राम सिंह द्वितीय ही करते हैं। कौन करते हैं? सवाई राम सिंह द्वितीय। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज भी उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए। महाराजा कॉलेज तो आपने देखा होगा और संस्कृत कॉलेज भी आपने देखा होगा। तो वो भी उसका निर्माण भी कौन करवाता है? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ही करवाते हैं। प्रिंस अल्बर्ट, जो प्रिंस अल्बर्ट थे लंदन के, ब्रिटेन के, वो जयपुर आए थे और जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। वह जयपुर के राजा थे जब लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में जयपुर और अजमेर का दौरा किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब लॉर्ड मेयो को जाना जाता है जनसंख्या गणना के लिए। नेक्स्ट है सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह, इन्हें ब्रज निधि के नाम से भी जाना जाता था। कौन? किसके नाम से? ब्रज निधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर के वह कौन से शासक थे जिनको ब्रज निधि के नाम से जाना जाता था? तो वो है सवाई प्रताप सिंह। जयपुर का हवा महल उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो जयपुर का हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1727 के अंदर। तो ये बड़ी चौपड़ के पास बना हुआ है और ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 5 मंजिलों के अलग अलग नाम। और इसके अंदर खिड़कियां कितनी हैं? 963 खिड़कियां इसके अंदर है।
जगत सिंह द्वितीय, तो जगत सिंह द्वितीय उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी जगत सिंह द्वितीय ने। माधव सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में प्रिंस अल्बर्ट ब्रिटेन के शासक बने। तो प्रिंस अल्बर्ट भारत में कब आते हैं, तो राजस्थान में और जयपुर में कब आते हैं, तो सवाई राम सिंह द्वितीय के समय आते हैं, जब वे गुलाबी रंग से रंगवा देते हैं जयपुर को। और माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो प्रिंस अल्बर्ट है वो ब्रिटेन के राजा बन जाते हैं। अभी आपको ये दिख रहा होगा क्या, ईसर लाट, इसे कहते हैं ईसर लाट या सरगासूली। तो ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है। ईसर लाट जयपुर में 60 फीट ऊंची भव्य मीनार है। इसे सरगासूली या स्वर्ग वेदी मीनार भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरगासूली या स्वर्ग वेदी मीनार कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में, और इसका अन्य नाम ईसर लाट है। त्रिपोलिया गेट के पास स्थित ये मीनार को राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में एक भव्य जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। ईसर लाट जयपुर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। तो किसने बनवाया था, तो राजा ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया, 1749 में, एक अपनी जीत के ऊपर। अब ईश्वरी सिंह के बारे में जान लेते हैं। यह है ईसर लाट, 60 फीट ऊंची ये इमारत है जहां से जयपुर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कब बनवाया गया, 1749 के अंदर। सवाई जयसिंह के पुत्र थे ईश्वरी सिंह, जो 1743 में जयपुर के शासक बने। देवरी समझौते के अनुसार माधो सिंह पहले राजा बनने वाले थे, लेकिन माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ईश्वरी सिंह ने 1747 ईस्वी में अपने भाई माधो सिंह प्रथम के विरुद्ध राजमहल की लड़ाई लड़ी और माधो सिंह को पराजित कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर में सरगासूली यानी कि ईसर लाट का निर्माण करवाया। तो ईसर लाट का निर्माण के पीछे की कहानी क्या है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल की लड़ाई होती है, जिसमें माधो सिंह हार जाते हैं और ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। तो ईश्वरी सिंह जीत की उपलक्ष्य के अंदर सरगासूली और ईसर लाट की जो इमारत है उसका निर्माण करवाते हैं। उन्होंने अगस्त 1747 ईस्वी में माधो सिंह प्रथम, मल्हार राव होलकर, उमेश सिंह और दुर्जन सल के साथ बगरू की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन वे लड़ाई हार जाते हैं इस बार। ईश्वरी सिंह ने 1748 ईस्वी में मानपुर युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली कौन, वो जो अफगानिस्तान से आता है और 1761 के अंदर पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर मराठों को हरा देता है। उन्होंने अपनी 3 रानियों के साथ 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। मतलब जिसने बनवाया उसी के ऊपर यहाँ से ईश्वरी सिंह ने अपनी 3 रानियों के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली। अभय सिंह, तो अभय सिंह कौन थे, तो अभय सिंह थे अजीत सिंह के पुत्र थे। इनके शासनकाल में खेजड़ली की घटना होती है। खेजड़ली की घटना आपको पता है, जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई, उसके पति और बेटियां और अन्य 363 लोग खेजड़ली पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 12 सितंबर को यह घटना होती है, इस वजह से 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। चरण कवि कर्णीदान उनके दरबारी कवि थे, किसके, अभय सिंह के। तो अभय सिंह ने आदेश दिया था कि जाइए और पेड़ काट के लाइए और महल की मरम्मत कीजिए। लेकिन जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, उनके पति, बेटियां और अन्य लोगों ने खेजड़ली पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी। फिर नेक्स्ट है रक्षाबंधन का त्योहार, रानी कर्णवती से संबंधित है। अब ये कर्णवती से संबंधित क्यों है वो देख लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब चित्तौड़गढ़ पर हमला हो रहा था, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ पे, तब रानी कर्णवती ने हुमायूं से मदद लेने के लिए राखी भेजी थी। किसने, कर्णवती ने हुमायूं से, जो मुगल शासक था उस टाइम का। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णवती ने मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए तो मेवाड़ को किससे बचाने के लिए, सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए, जो कि गुजरात का शासक था, हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने भी उसे बहन का दर्जा देकर उसकी जान बचाई। मतलब हुमायूं आया और सुल्तान बहादुर शाह को हराकर वहां से भगा देता है। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के क्रोधित सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब राणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्णावती को इस बात का पता चला तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि केवल हुमायूं ही उसके राज्य की रक्षा कर सकता है, इसलिए वह राखी भेजती है। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार रानी कर्णावती से संबंधित है। इसलिए मेवाड़ के सम्मान को बचाने के लिए उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं ने राखी स्वीकार भी की और उनका सम्मान भी किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे इसके अंदर ये बन सकता है कि वह कौन सी रानी है जिसका संबंध रक्षाबंधन त्योहार से है, वो है रानी कर्णावती। ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रानी है मेवाड़ की जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी, तो वो रानी कर्णावती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता। तो सभ्यताएं हमेशा इंपोर्टेंट रही है एग्जाम की दृष्टि से, तो हम देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा सभ्यता जो RSM SSB का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता का खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी।
कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है। इसकी खुदाई अमलानंद गोस्त ने सबसे पहले की थी। कब की थी? 1952 में की थी। इसकी खुदाई भी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ ने 1961 से 69 में की थी। यह गगन नदी के तट पर है। तो आपने वो पढ़ा होगा कि कंगा, तो कंगा का मतलब है कि कालीबंगा और कंगा से गगन नदी। इस सभ्यता की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, एक तो जिसके चारों तरफ दीवार है और एक है शहर से किलेमंदी से दूर। इसकी सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं, मतलब ऐसे। इसकी इमारतों को शुरू में कच्ची ईंटों से और बाद में पक्की ईंटों से बनाया गया। यह दुनिया का पहला लकड़ी का नाला था। यहाँ पे जो नालियाँ मिलती हैं वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती और यहीं मिलती है। ठीक है, पहली लकड़ी का नाला यहीं मिलता है। दुनिया के पहले भूकंप के सबूत भी यहाँ मिले हैं, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंगें थी उनके अंदर दरारें पाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कुछ। इस सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान भी पाए गए हैं। लोथल की तरह इस सभ्यता में 7 अग्नि तत्व पाए गए हैं। यहाँ कोई भी देवी प्रतिमा नहीं मिली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एकमात्र है जहाँ पे देवी की प्रतिमा नहीं मिली है। दुनिया का पहली लकड़ी का नाला यहीं पे मिला है। भूकंप के साक्ष्य भी यहीं मिल रहे हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आहट सभ्यता। तो ये कहाँ पर मिलती है? इसकी खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल ने। इसे ताम्रवती, बनास सभ्यता, धूलकोट, डिया टीलों की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे इसके उपनाम के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि काले रंग की चूड़ियों की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? तो वो कालीबंगा सभ्यता है। ताम्रवती, बनास, धूलकोट, डिया टीलों की जो सभ्यता है उसके रूप में कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आठ सभ्यता को जाना जाता है। यहाँ पर 6 चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? 6 चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं जो संयुक्त परिवार को दर्शाता नहीं है, मतलब अलग अलग परिवार को दर्शाता है। अगर संयुक्त परिवार होता तो एक ही चूल्हा होता। अब 6 चूल्हे हैं एक ही घर के अंदर, तो मतलब संयुक्त परिवार नहीं था। मिट्टी से बनी बैल की प्रतिमा यहाँ भी मिली है, जिसे बनासियल बैल की संज्ञा दी गई है। किससे संज्ञा दी गई है? बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता, इसकी खुदाई आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की थी। ये कांतली नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे और सीकर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर। इसे पुरातत्व विज्ञान के पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरातत्व विज्ञान के पुष्कर के रूप में कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो वो गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है, जो सीकर जिले के अंदर है। 1972 के अंदर इसकी खोज किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने। बागुर सभ्यता, तो बागुर सभ्यता कहाँ पर मिलती है? अब ये अपन को भीलवाड़ा के अंदर मिलती है, यानी कि राजस्थान के लगभग दक्षिण के अंदर। ये स्थल बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। जो कोठारी नदी है उसके बाएं किनारे पर यह स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर। वी.एन. मिश्रा और वसंत सिंधे द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता अपन को कहाँ देखने को मिलती है? तो यह है शाहपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? शाहपुरा जयपुर के अंदर। इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो महाभारत के अंदर जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष इसी के अंदर छुपकर निकाला था। जयपुर अलवर की सीमा पर यह स्थित है। इसे अलवर के सिंह द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो वह कौन सी सभ्यता है जिसे अलवर के सिंह द्वार के रूप में जाना जाता है? तो वो है बेराट सभ्यता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्विक रिवीजन क्लास है, जो मैंने बीच बीच के अंदर से टॉपिक उठाए जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम के अंदर उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो टॉपिक उठाए। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? बेराट सभ्यता। तो बेराट से बै से बेराट और बै से बाणगंगा। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। इसे पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 में खोजा था। कब खोजा? 1936 में खोजा था। किसने? दयाराम साहनी ने। इसका सर्वेक्षण और उत्खनन कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी द्वारा किया गया था। अशोक का शिलालेख भी वहां से मिला है, बेराट सभ्यता से। उस पर बुद्ध, धम्म और संघ लिखा था। क्या लिखा था? बुद्ध, धम्म और संघ। अधिकांश शैल चित्र भी यहाँ से पाए गए हैं। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता। वो मैंने पॉइंट्स आपको बताए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है जयपुर में नारगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह के बारे में हमने पीछे भी स्लाइड के अंदर पढ़ ही लिया था। जिसके बाद 1734 में जयपुर का नाम पड़ा, मतलब जो जयपुर का नारगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह था और उसके बाद ही जयपुर का नाम जयपुर पड़ा। यह सुदर्शनगढ़ और जयपुर के मुकुट के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग को सुदर्शनगढ़
और जयपुर मुकुट के नाम से जाना जाता है, तो वो जयपुर का नारगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को मराठों के हमले से बचाने के लिए किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने मराठों से बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण किया था, तो नारगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। फिर सवाई माधो सिंह ने किले में 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए, एक जैसे 9 महल बनवाए। किसने? सवाई माधो सिंह ने। कहाँ पर? नारगढ़ के अंदर। और वो 9 महल कौन कौन से हैं? सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जमार प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रतन प्रकाश और वसंत प्रकाश। इस किले की घाटी क्षेत्र साई वंश के लिए एक दाह संस्कार स्थल के रूप में भी है, जिसको गेटोर की छत्रियां भी कहते हैं। इसकी गेटोर की छत्रियां जो जयपुर के जो शासक हैं उनका दाह संस्कार स्थल है। और ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो कहां पर है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। तो ये 2021-22 का करंट अफेयर है जो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, फुटबॉल स्पोर्ट से संबंधित है और ये इसका 75वां आयोजन था। केरल ने 75वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2021-22 जीत लिया है। किसको हराकर जीता? तो ये पश्चिम बंगाल को हराकर इन्होंने जीता है। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 टूर्नामेंट का फाइनल मैच 2 मई 2022 को केरल के मलपुरम के मंजेरी पयनाड स्टेडियम में खेला गया था। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि जो 75वां संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर खेला गया, कौन से स्टेडियम में? तो मंजेरी पयनाड स्टेडियम में खेला गया, जो कहाँ पर है? केरल के अंदर। फाइनल मैच केरल और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। विजेता केरल, उपविजेता पश्चिम बंगाल। इस जीत के साथ केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। केरल ने कौन सी बार? 7वीं बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। ये भारत का राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो इंडिया का राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का नाम महाराजा सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया था, जो भारतीय फुटबॉल संघ के तत्कालीन 1941 के अंदर अध्यक्ष थे। मनमथ नाथ राय चौधरी संतोष प्रांत से संबंधित थे, जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है। 1941 में आयोजित संतोष ट्रॉफी का पहला विजेता बंगाल था, मतलब विभाजन से पहले, विभाजन के बाद की बात है। पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में 32 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो इस बार हार चुकी है केरल से। जिसके बाद पंजाब टीम 8 खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है। टूर्नामेंट के विजेता को संतोष ट्रॉफी और उपविजेता को कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विजेता को संतोष ट्रॉफी मिलेगी और उपविजेता को क्या मिलता है? तो उपविजेता को कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलती है। तीसरे स्थान पर जो टीम रहती है उसे सपांगी कप यानी मैसूर के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर सपांगी की याद में दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संतोष ट्रॉफी विजेता को 5 लाख रुपए, उपविजेता को 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब कुछ अलग से इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल के जो संघ है उनका नाम क्या है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। स्थापित कब होता है ये? तो 1937 के अंदर ये इसकी स्थापना होती है। और फीफा की संबंधता ये कब लेता है? तो 1948 के अंदर ये फीफा से संबंध लेता है। और फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। यह फुटबॉल संघ का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च शासी निकाय है। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के अंदर है। स्थापना इसकी 21 मई 1904 को अंदर होती है। और अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है इसका? तो है गियानी इन्फेंटिनो। क्या है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से, तो ये आपको पूछा जा सकता है। फिर है बंडा शाह मंदिर। कौन सा मंदिर? बंडा शाह मंदिर राजस्थान के बीकानेर का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है। और ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। यह बीकानेर का सबसे पुराना जैन मंदिर है। केवल जैन मंदिर मूर्तियों के बजाय अपने चित्रों के लिए अधिक जाना जाता है। बीकानेर में एकमात्र 3 मंजिला मंदिर जिसकी छत से शहर का अस्य दृश्य दिखाई देता है। यह घी यानी कि स्पष्ट मक्खन के साथ मिश्रित मोर्टार से बना एकमात्र मंदिर है। मतलब इसकी जो दीवारें हैं और जो छत है उसके अंदर पानी की जगह कहाँ जो मक्खन है, घी है, वो यूज हुआ है।
एक जैन व्यापारी बंडा ओसवाल और उनके भाई ने 1468 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। 1468 में शुरू किया था, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में इनकी बेटी बाद में बंडा ओसवाल और उनके भाई की बंडा ओसवाल की जो बेटी है, उन्होंने 1514 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया। यह माना जाता है कि इस मंदिर के लिए मोर्टार बनाने में उन्होंने घी का इस्तेमाल किया। ग्रीष्मकाल के दौरान जब रेगिस्तान शहर बीकानेर का तापमान चरम पर होता है तो मंदिर की दीवारें तेल से बाहर निकलती हैं। पुरोहित ने कहा कि मंजिलें फिसलन भरी है, क्योंकि घी का काम हुआ है तो फिसलन भरी तो होगी। कुछ कहानियां हैं जो इसे विश्वास को समर्थन भी देती हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो बंसा मंदिर है वो किसके लिए फेमस है। तो एक तो ये जैन मंदिर है और ये बीकानेर के अंदर है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर है जो जिसके मतलब जो जिसका निर्माण घी के साथ हुआ है, तो वो है बंसा मंदिर बीकानेर का। भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री कौन से? तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री, दो चीनी यात्री कौन कौन से थे। एक तो फाइयान थे, जो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक ये भारत के अंदर थे। यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वह लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए जाने जाते हैं। फाइयान की यात्रा का वर्णन उनके यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में किया गया है। फाइयान की पुस्तक है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसके अंदर उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। जुकाम की वजह से क्या है, गले के अंदर थोड़ा परेशानी है, खैर कोई ना। हैंसांग आते हैं 630 ईस्वी से 645 ईस्वी में। तो आपसे ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन आता है। तो पहले आते हैं फाइयान और फिर आते हैं हैंसांग। तो नाम से भी जैसे पहले फै आता है बाद में है आता है, तो पहले फाइयान आएंगे 405 से 411। कब आते हैं ये? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और इनकी बुक का क्या नाम है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। हैंसांग आते हैं 630 से 645 ईस्वी में। ये एक चीनी यात्री था। ये कब आता है? ये हर्षवर्धन के शासन के दौरान आता है। इसकी एक पुस्तक है जैसे कि फाइयान की थी, सी यू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या सी यू की, ज़्यादातर नाम सी यू की मिलता है, लेकिन आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। तो आपको द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर के अंग और उनके आभूषण। मैंने एक वीडियो बना रखा है शरीर के अंग और उनके आभूषण, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। जैसे नाक के आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे? भोगली, नाथ, बारी, कांता, चूनी, लोम, बुलाका, लटकन, चौंप और बलानी। कान के आभूषण कुंडल, कान का फूल, पीपल पत्र, फूल, झुमका, अंगोत्या, झेला और सुरलिया। सिर के आभूषण चूड़ा रत्न, मुकोट, बोर, शीश फूल, रकड़ी, टिकड़ा, मेमन और टीडी बड़कों। दांत के रखन और चूंक। चूंक क्या होती है? जो दांत के अंदर सोने के और चांदी के जो वायर लगा के वो लगाए जाते हैं यहाँ सामने दो दांतों के ऊपर। राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान है रेगिस्तान, उसके अंदर मुख्यतः महिलाएं पहनती। फिर करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2022-23 के बजट के अंदर। इसे 1 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2022 से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और हाथ, पैर और आंख से 2 अंग पूरी तरह से कट जाने पर 3 लाख रुपए और इनमें से किसी एक अंग पूरी तरह नष्ट हो जाने पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। योजना का संचालन कौन करता है? तो राज्य बीमा एवं अनंतिम निधि विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि इसकी घोषणा बजट में की गई थी 2022-23 के। डेट आपको याद रखनी है कि 1 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया। जो संपूर्ण तरह से अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, हाथ पैर आंख में से कोई भी 2 अंग अगर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो 3 लाख रुपए, और अगर मतलब एक अंग अगर कट जाता है पूरी तरह से तो उसे 1.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। और इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो संचालन राज्य बीमा और अनंतिम निधि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। विजय सिंह पथिक, तो ये नाम हमेशा क्वेश्चन इसके नाम से बनते हैं एग्जाम के अंदर। विजय सिंह पथिक कौन है? तो विजय सिंह पथिक है, उनका मूल नाम तो भूप सिंह है। क्या नाम है? भूप सिंह है। उन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। इनका मूल नाम भूप सिंह था।
उन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किसने किए? तो विजय सिंह पथिक ने किए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो 1919 में विजय सिंह पथिक जी करते हैं। वह बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े और इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी गई। कांति चंद चौथानी कौन थे? तो किशनगढ़ प्रजामंडल से ये जुड़े थे। किससे? किशनगढ़ प्रजामंडल से। लाडूराम व्यास छापरा प्रजामंडल से। अबिन हरि कोटा प्रजामंडल से। चंदनमल बहड़ ने 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर गोपाल दास की मदद से तिरंगा फहराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमीर हट ये तीन ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो हमीर हट है, एक हमीर रासो है और एक हमीर महाकाव्य। तो तीनों के अलग अलग रचनाकार है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनके अंदर कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे हमीर हट का जो रचना है वो चंद्रशेखर ने की थी। कब की थी? चंद्रशेखर ने, जो हमीर देव थे उनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? चंद्रशेखर हमीर देव के। इन्होंने हमीर हट लिखा। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। तो इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। हमीर हट क्योंकि ये हमीर देव के दरबारी कवि थे, तो इन्होंने लिखा हट मतलब चंद्रशेखर ने। जो चंद्रमा है वो हट कर लेता है कि रात को तो मुझे प्रकाश देना ही है, तो हमीर हट लिखा चंद्रशेखर ने। हमीर रासो, तो रासो के अंदर ओ की मात्रा है, तो जोधराज में भी ओ की मात्रा है, तो रासो जोधराज। ठीक है, तो हमीर रासो लिखा है जोधराज ने। हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य, तो महाकाव्य हमेशा नया ही होता है। ठीक है, तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा ये लिखा गया। तो महाकाव्य नया होता है, नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो, तो रासो है तो जोधराज। हमीर हट, तो चंद्रमा हट कर लेता है कि रात को मैं ही प्रकाश दूंगा, सूरज को नहीं देने दूंगा, तो चंद्रशेखर के द्वारा ये लिखा गया। अब हमीर देव कौन थे? तो हमीर देव 1282 से 1301 तक शासन करने वाले थे। ये रणथंभौर के चौहान वंश के शासक थे। वह जय सिंह के पुत्र थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शासनकाल में ऑडियंस का आयोजन किया। उन्होंने मनोगल शासक मोहम्मद शाह को शरण दी। हमीर देव ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई भी लड़ी। और हमीर देव के पुत्र थे कौन? रावल रतन सिंह, जिनके काल में प्रथम चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है। नेक्स्ट है आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। आहट सभ्यता को धूलकोट, बनास आदि नामों से जाना जाता है। यह सभ्यता 4000 साल पुरानी है और इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा था इसको। इसकी खुदाई सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। तांबे के अधिकांश औजार यहाँ पाए गए, इसलिए इसे तांबे की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तांबे की नगरी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो वो आहट सभ्यता है। यहाँ तांबा गलाने की भट्टी पाई गई थी। आर्ट सभ्यता को लोग चावल से परिचित थे। जो आर्ट सभ्यता के जो लोग थे वो चावल यानी कि धान से परिचित थे, और तांबा गलाने की भट्टी आर्ट सभ्यता से मिलती है। बेराट सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के तट पर हुआ। ये मौर्य सभ्यता के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। इसकी खुदाई पहली बार 1936 में दयाराम साहनी ने की थी, और यहाँ बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से बौद्ध धर्म और मौर्य सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो है विराट नगर जिसको कहा जाता है, और ये जयपुर के अंदर है, जयपुर अलवर की सीमा के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई के बाद, खुदाई किसने की इसकी? अमलानंद घोष ने 1952 में। भूखम, जुताई खेत, लकड़ी की गोरियां और लकड़ी की नालियां यहाँ से मिलती हैं। अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील का एक गांव है। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति में वर्तमान में 80 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। ये अवधि 2500 से 2000 ईसा पूर्व अनुमानित की गई है। मतलब यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे पहले की है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी 2500 से 1750 है, जबकि इसकी 2500 से 2000 है। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो इसके नर्तक डमी घोड़ों पर सवार होकर डोल की थाप पर थिरकते हैं। मैंने राजस्थान के जो प्रमुख नृत्य हैं उनकी भी एक वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। खामदोली, सरगरा, भांबी जनजाति के समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो कौन कौन से जनजाति के द्वारा? कामदोली, सरगरा और भांबी जनजाति। कच्ची घोड़ी नृत्य रूप राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में फेमस है। तो शेखावटी क्षेत्र कौन सा आता है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावटी क्षेत्र आता है जिसके अंदर ये फेमस है।
राजस्थानी लोक नृत्य जैसे कि घूमर। घूमर एक बहुत लोकप्रिय राजस्थानी नृत्य है जिसे घूमर भी कहा जाता है। नृत्य एक घेरे के अंदर और बाहर घूमते हुए नर्तकों के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति का भील जनजाति है वो घूमर नृत्य के लिए जानी जाती है। चरी नृत्य। किशनगंज के गुर्जर समुदाय में चरी नृत्य प्रसिद्ध है। यह अजमेर के सैनी समुदाय में भी उल्लेखनीय है। तो गुर्जर और सैनी समुदाय से पूछे कि कौन से नृत्य से संबंधित है, तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। यह नृत्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य। यह नृत्य हाथों की उंगलियों को कलात्मक रूप से थिरकाने से होता है। यह नृत्य रूप दुनिया भर में लोकप्रिय है और 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की अमूर्त सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। यह नृत्य आमतौर पर सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह सपेरा इस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होते हैं। यह आमतौर पर त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। तो ये थी हमारे फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्विक रीजन की एक क्लास। मैंने टॉपिक बीच में से उठाए तो आपको कुछ मतलब अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वो टॉपिक उठाए हैं जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपने समझा भी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऐसी क्लास मतलब बीच बीच में टॉपिक उठाकर आपको समझाने का जो प्रयास किया जाने का जो ये मेरे प्रयास है, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी और एक वीडियो लानी है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।